तो हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और आईटीआई के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग पैरामेडिकल के लिए क्लासेस को करने वाले, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको मैं बड़ा करूँगा। तो जल्दी से तब तक सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, और जो लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो जल्दी से वो लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। और आप सभी को तब तक मैं ये बात बता देता हूँ कि जो लोग पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पे 8 बजे से डेली लाइव पैरामेडिकल की स्टार्ट होती है, ठीक है। पैरामेडिकल की डेली लाइव क्लासेज स्टार्ट होती है। और पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक की दोस्तों मॉर्निंग में स्टार्ट होगी, ठीक है। यदि जो लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहाँ पे क्लासेस करें, तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको उनका सुबह में 8 बजे से क्लासेस मिलेगी, ठीक है। सुबह में 8 बजे से उनको क्लासेस मिलेगी, लाइव वो भी मिलती है। तो आप सभी लोग ज्वाइन जरूर करें, 8 बजे आइए हमारे चैनल पर और उस वीडियो में ज्वाइन करिए, आंसर बताइए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 हाजिर हो गया। कहता है दोस्तों, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? देखिए, नरमपंथी का कौन नेता है जी? ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी है बिपिन चंद्र पाल। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको जीके का देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग यदि नए आए होंगे हमारे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लो। तो चलिए जी, सभी का टाइम अलग अलग है। सभी जो लोग पॉलिटेक्निक के हैं तो वो सुबह में आएंगे, पैरामेडिकल के हैं तो शाम में आएंगे, और आईटीआई का भी स्टार्ट होगा उनका दोपहर में होगा, लेकिन उनका भी। तो अभी ये 2 क्लासेस चल रही है हमारे इस चैनल पे, तो जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए जी, इसका आंसर मिलाइएगा सभी लोग, जो लोग उत्तर कर रहे हैं। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन नेता नरमपंथी का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है, दादा भाई नौरोजी। देखिए, दादा भाई नौरोजी, यहाँ पे जो नरमपंथी मतलब आप सभी लोग समझिएगा, पहले क्या था, 2 दल काम करता था। 2 दल कहने का मतलब एक नरम दल काम करता था और एक गरम दल काम करता था, ठीक है। गरम दल, ये 2 दल थी। तो इन 2 दलों के नेता, यानी कि देखिए, नरम दल के नेता को हम लोग क्या कहते हैं? नरमपंथी। तो कौन सा नेता नरमपंथी था? तो वो दादा भाई नौरोजी क्या है? नरम दल के नेता हैं। और जो बाकी आपको दिख रहा है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों क्या है? गरम दल के नेता हैं। तो अगली बार से याद रखिएगा, यदि गरम दल का क्वेश्चन आ जाए तो इन तीनों में से भी कोई दिख जाएगा गरम दल में, तो इन तीनों का आंसर में से कोई एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहता है, होम रूल लिंग की स्थापना किसने की? होम रूल लिंग की है जिसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग जरूर करिए। 8 बजे आइए, प्रैक्टिस करिए, मज़ा आएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। होम रूल लिंग की स्थापना किसने किया था जी? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी वाले का राइट है, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहता है, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है जी? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा, ठीक है। किसके साथ है? तो चलिए जी, इसका आंसर देखिएगा। जो बिछुआ है ना, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य है संबंधित है, वो है असम के साथ। याद रखिएगा आपसे, बिछुआ लोक नृत्य किससे संबंधित है जी? किस राज्य से संबंधित है? तो वो असम से। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है। बहुत अच्छा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, लज्जा उपन्यास का लेखक है।
लज्जा उपन्यास का कौन सा लेखक है? ऑप्शन नंबर ए शाह बानो, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन नंबर डी खलीदा बेगम। जो लज्जा है ना उपन्यास, ये लज्जा क्या है? एक उपन्यास है, और उपन्यास के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। तो चलिए जी सभी लोग अपना अपना उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे जी उनका राइट है, बहुत अच्छा, तस्लीमा नसरीन। ठीक है, लज्जा जो उपन्यास है दोस्तों उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी तस्लीमा नसरीन। ठीक है, याद रखिएगा आपसे, लज्जा उपन्यास के लेखक तस्लीमा नसरीन है। ठीक है, याद रखिएगा, एक बार में याद करने की कोशिश करिए। बहुत सारा जीके अनलिमिटेड है, जीके क्या है दोस्तों? अनलिमिटेड है, तो उसको अनलिमिटेड के जैसा भी पढ़ना है। एकदम वन लाइन टॉपिक पर हो, वन लाइन टॉपिक पर, जैसे कि क्या कैसे है पेड क्लास में हमारा ऐसे पढ़ाई हो रहा है। देखिए पेड क्लास की मैं बात बता रहा हूँ, जैसे मोहम्मद, ठीक है, मान लीजिए कोई एक बढ़िया सा टॉपिक ले लेते हैं, अकबर। ठीक है, अकबर आज हम लोग पढ़ रहे हैं। अकबर से क्वेश्चन पूछता है पैरामेडिकल में, तो अकबर से रिलेटेड हर तरह के कार्य, उस किससे जीता, कौन सा युद्ध किया, उसने कौन सा कर लाया, ये जितना भी है ना सारा अकबर के अंतर्गत। अब मान लीजिए सब चीज़ पढ़ा दिया गया कि इसने मनसबदार प्रथा लाया था। ठीक है, मनसबदार प्रथा अकबर ने लाया था, इसमें लिखा दिया गया डैश दे करके मनसबदार प्रथा। तो अब आपसे समझ जाना है कि जो मनसबदार प्रथा किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे अकबर पे ही जाएगा, कुछ भी कर दो अकबर पे ही जाएगा। इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है, भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं, सदस्य लिए जाते हैं। अधिकतर कितने मंत्री परिषद में सदस्य लिए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा से, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा से, ऑप्शन नंबर सी नौकरशाही से, ऑप्शन नंबर डी है अंतर्राज्यीय परिषद समिति से। मंत्री परिषद में, भारत में जो मंत्री परिषद होता है ना, उसके अधिकतर सदस्य कहां से लेते हैं? तो चलिए जी देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, लोकसभा से। ठीक है, भारत में जो मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं ना, वो लोकसभा के होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है जी, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, और वही प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री तक भारत में राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री तक भारत में राज्यसभा का सदस्य होता है। लेकिन लोकसभा में अधिकतर जो जनप्रतिनिधित्व सदन है, इसमें परंपरा यही रही है कि लोकसभा से अधिक मंत्री नियुक्त किए जाएं। ये परंपरा कह दो यहाँ पे परंपरा। ठीक है, ये लोकसभा से ही ज़्यादातर निकाला जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, किस राज्य के साथ झारखंड के दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? किस राज्य के साथ झारखंड के दामोदर जो घाटी परियोजना है उसके साथ साझेदारी किया है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। देखिए इसको आप लोग उड़ीसा पढ़ो चाहे ओडिशा पढ़ो, दोनों बात बराबर है। तो चलिए जी इसका आंसर आप सभी लोग बताइए जल्दी से। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर, मिलाइएगा सभी लोग। हाँ जी, देखिए इसका जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका राइट है, पश्चिम बंगाल के साथ समझौता किया है। ठीक है, किसके साथ समझौता हुआ है? तो वो हुआ है पश्चिम बंगाल के साथ। झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना के संदर्भ में साझेदारी हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहता है, कौन सा राज्य क्षेत्र 8 के, ठीक है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? देखिए ये 8 जो दिख रहा है, ये 8 के अंतर्गत क्या क्वेश्चन कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बंगाल।
तो देखिए जल्दी से आंसर बताइए। कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र, ठीक है, डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? आठवां। तो चलिए जी इसका आंसर देखते हैं वो कौन सा है। बहुत खुशी हो रही है दोस्तों, 8 के अंतर्गत कौन सा अपना डाक क्षेत्र आता है? वो आता है अपना बिहार जी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी वाले का बहुत अच्छा राइट है, अपना बिहार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र के 8 के अंतर्गत आता है? तो 8 के अंतर्गत आने वाला राज्य है डाक क्षेत्र की या डाक सेवा में, वो है बिहार। ठीक है, बिहार। तो बिहार का भी इससे क्वेश्चन आपको हो गया कि बिहार कितना क्षेत्र है डाक क्षेत्र में, डाक सेवा में? तो वो है 8वां नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसीलिए अटा नहीं पूरा। ऑप्शन नंबर ए है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ऑप्शन नंबर बी है कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑप्शन नंबर सी है उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑप्शन नंबर डी है व्यापार क्षेत्र यानी कि ट्रेड सेक्टर। तो जो भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत, सोर्स जिसको कहते हैं, वो कौन सा है? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर जी। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले का सेवा क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र से इनका राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। सर्विस टैक्स, देखते हैं सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी मतलब जानते हैं ना, गुड सर्विस टैक्स। तो यही सर्विस, जब भी सर्विस देगा आपको गवर्नमेंट तो उसका टैक्स लेगा। और जीएसटी हर क्षेत्र में, ऐसा कौन सा चीज़ नहीं है कि जहाँ जीएसटी नहीं है। आप बता देना कमेंट करके कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे जीएसटी नहीं है, मैं भी जानना चाहता हूँ। यहाँ तक कि खाने से छोटा पैकेट तक में जीएसटी लगता है। पता नहीं लगता है वो अलग बात है, लेकिन जीएसटी लगता है और सरकार को हम लोग को देना पड़ता है पैसा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भूमि से चारों ओर बद्ध कौन सा राज्य है? भूमि से चारों ओर बद्ध यानी कि लॉक्ड, बंद, कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए है लैंड लॉक्ड जिसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड। बद्ध का मतलब हो जाएगा लॉक्ड। तो कौन सा राज्य है जो कि भूमि से चारों ओर से बद्ध है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो लैंड लॉक्ड कौन सा राज्य है जी? याद करिए, याद करिए। हाँ जी, याद आए तो आंसर बताइए झटके में। तो चलिए जी इसका आंसर मिलाइएगा, वो कौन है लैंड लॉक्ड राज्य? तो वो है अपना बिहार जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भूमि से चारों ओर बद्ध बिहार राज्य है। कौन राज्य है? बिहार राज्य है, याद रहेगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और उतना ही इंपॉर्टेंट है। कहता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? भारत के जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है 1951, ऑप्शन नंबर बी है 1991, ऑप्शन नंबर सी है 2001, ऑप्शन नंबर डी है 1921। जल्दी से बताइए। देखते हैं किन का आंसर आता है सबसे पहले। तो यहाँ पे राइट आंसर, हाँ जी याद रखिए अब से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है दोस्तों। कब? जब जनसंख्या के वृद्धि के इतिहास में। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों आप सभी को मज़ा आया होगा, क्लास में मज़ा आया होगा। तो आप सभी लोग शेयर नहीं करते यार, शेयर करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस मिलेगी, पॉलिटेक्निक के भी स्टार्ट हो गई है और ITI के भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।